स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का जो है करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ। और करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन क्या है तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल में ही हिमाचल प्रदेश वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये मैं बता दूं कि अमेरिका कौन सा होगा, तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच ना हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित हुआ था। कहाँ? चंबा जिले के बकलोह में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल आसानी से आप जो है याद कर सकते हैं। और आगे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न दे रहा है कि रामगुंडम में 100 मेगावाट, कितना मेगावाट? 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपरों में। तो यह किस में वो है, तो तेलंगाना। याद कर लीजिए कि किस राज्य की बात पूछ रहा है, तो ये हम बता देंगे तेलंगाना। और मैं इसके बारे में बता दूं तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट की बात कर लें, जो 5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों की क्षमता के साथ तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया गया। तेलंगाना के रामगुंडम, याद कर लीजिए, तेलंगाना के रामगुंडम। ठीक है, अब इसकी अनुमानित लागत अगर जो रुपए की बात की जाए तो लगभग 423 करोड़ जो है इसमें लगभग जो है आंकड़ा बैठाया गया कितना रुपया का लागत होगा। और ज़मीन की बात कर ले तो लगभग 450 एकड़ की बात होगी। कितनी? 450 एकड़ में इसको कम से कम जो है इसको फैला होगा, इतना बड़ा जो है कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा? आगे क्वेश्चन लिख रहा है कि REEP की पुष्टि करने वाला भारत देश का कौन बना है? मतलब पहला देश का कौन बना है? RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सिंगापुर बना है। कौन सा बना है? सिंगापुर। कौन सा बना है? सिंगापुर बना है। सिंगापुर ने, अगर सिंगापुर की बात कर ले तो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मुक्त समझौता करने वाला जो है ये बन चुका है। RCEP के मतलब बन गया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे प्रश्न क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश E9, देख रहे हैं, E9 का सदस्य नहीं है। अब ये E9 का सदस्य कौन सा देश नहीं है, इसका ऑप्शन है आपके सामने ये रहा। और ये ऑप्शन है कौन सा नहीं है, मतलब चीन नहीं है, कि भारत नहीं है, कि नाइजीरिया नहीं है, कि आपका जो है कौन सा दक्षिण अफ्रीका नहीं है। तो बता दूं आपको कि ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका नहीं है। ठीक है, अब E9 के अंतर्गत कौन कौन देश हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, चीन है, मिस्र है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, मैक्सिको है। ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन उसमें जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है। तो दक्षिण अफ्रीका ही हमारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है किस बैंक ने HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक में बात कर लूँ किसकी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है NPCI की, मतलब आप कह सकते हैं कि NPCI के रूप में प्लेटफॉर्म यूनिक कार्बन कार्ड नामक ब्रांडेड, मतलब HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये एक विशिष्ट कार्ड है, इसके वजह से सार्वजनिक बैंकों में जो है आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 का मिला है? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है कि हाल ही में, देख रहे हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? देखिए 2020 वाला सरस्वती सम्मान की बात हो रही है। तो ये भी जाने माने लेखक हैं। ये नंबर नीचे दिख रहा है, शरण कुमार। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, शरण कुमार लिंगले। ठीक है, ये अच्छे से बता दो थोड़ा। शरण कुमार लिम्बाले जो मराठी लेखक हैं और इनको जो है 2020 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है।
ठीक है। और डॉक्टर लिम्बाले की पुस्तक सनातन, सनातन इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ है, जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। किसमें? 2018 में सनातन नाम का पुस्तक इनका जो है प्रकाशित हुआ था। और इसी के वजह से इनको जो है 2020 में सरस्वती सम्मान का जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और ये अब आप समझ सकते हैं, साउथ भाई, साउथ में कोई अगर जो भगवान का दर्जा लेके है तो भाई वो रजनीकांत जी हैं। और साउथ में इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने के लिए घोषणा किया गया है, क्योंकि अगर जिनकी फिल्मों की हम बात कर ले तो लगभग 160 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और इनकी मूवी जो है एक से एक आई है। और इनकी और बात कर ले कि कहाँ कहाँ से ये मूवी में जुड़े हुए हैं, तो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तेलुगु से जुड़े हुए हैं, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मतलब और भी अन्य कई हैं। और मैं बता रहा हूँ कि सभी फिल्म उद्योगों में इन्होंने काम किया है। और सब में इनको इनके फ़ैन जो है पूरे भारत में जो है बहुत सारे फ़ैन हैं। तो ये कंडीशन है, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 51वां देने वाला है, दिया जाएगा इनको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत जो है बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको हम बता दें डायरेक्टली आपको कि NV रमना। ओके, जस्टिस NV रमना अगले मतलब चीफ ऑफ ब्यूरो, यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, इनको रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने जो मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये मंजूरी उन्होंने दिया था और इसके हिसाब से चलिए अब आगे बात करते हैं। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO की किस संस्थान ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत चौफ प्रौद्योगिकी विकास की है? ठीक है, तो इसके लिए मैं बात कर लूँ तो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। ठीक है, DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप, और विकसित किए हैं। ठीक है, और यह डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर की मैं बात कर लूँ, इन्होंने किया हुआ है, तो उसका नाम है चाफ। ठीक, CHAFF। ओके, ये जो है इन्होंने किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर आप याद कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद से क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश पुरुषों की मुक्केबाजी, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो इसके लिए मैं बता दूं उज्बेकिस्तान। अगर जो 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की हम बात कर ले तो उज्बेकिस्तान में ये होने वाला है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित होगा। तो अगर जो देश पूछेगा तो भाई उज्बेकिस्तान हो गया, और उसकी राजधानी डायरेक्ट नाम दे देगा शहर का, तो वो ताशकंद होगा। कौन सा होगा? ताशकंद होगा। ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ जो है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आगे देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन है जनरल, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और ये जो है सामान्य जागरूकता वाला क्वेश्चन है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? अब देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो मतलब अहमदाबाद है कि हैदराबाद है कि मुर्शिदाबाद है कि श्रीनगर है, जो उसमें मतलब शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर में? तो मैं बात कर लूँगा अहमदाबाद की। किसकी? अहमदाबाद की। अहमदाबाद ये इसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये जो है अहमद शाह द्वारा स्थापित जो है अहमदाबाद है। लगभग 600 से अधिक पुराना ही इसका जो मतलब कंडीशन है। जुलाई 2017 में पहली बार जब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में इसको घोषित किया गया, तो ये समझ सकते हैं इसको पहचान वहीं से मिला है।
और यह लगभग 600 पोल या पड़ोस में सदियों के पुराने लकड़ी और आवासों में रहने वाले लोग के 4 लाख की अनुमानित आबादी वाले 5.5 किमी दीवार से घिरे शहर के क्षेत्र को जीवित विरासत माना जाता है। तो यह जो है इसको जो है 2017 में जो है हेरिटेज वर्ल्ड सिटी के रूप में जो है भारत ने घोषित किया। उसके बाद से इसको यूनेस्को धरोहर में, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो अहमदाबाद को याद रखिएगा। इसके बाद से हम बात कर लें कि एडविन की बात कर लें कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर और आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डॉट शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अब देख लीजिए ये बहुत बड़ी दोनों इंजीनियरों की बात हो रही है कि ये कहाँ मतलब किस शहर के डिजाइन को तो नई दिल्ली। कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली। मैंने एडवर्ड लुटियंट और हर्बर्ट बेकर ने हर्बर्ट बेकर ने इनको जो है नई दिल्ली शहर की जो है डिजाइन तैयार करने के लिए इनको जो है श्रेय मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न क्या है हमारा? हेमिस तुसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? हेमिस तुसु कह रहे हैं, हेमिस तुसु इनमें से किसके? तो मैं इसके लिए बता दूं डायरेक्ट आपको कि भाई ये हो जाएंगे आपके गुरु पद्मा संभव। ठीक है, लद्दाख में ये त्यौहार जो है मशहूर है। ठीक है, लद्दाख का ये त्यौहार है जो मतलब आप कह सकते हैं कि कैलेंडर के चंद्रमा के त्वसे चू के 10वें दिन मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम ये डायरेक्ट याद कर लें कि जो हेमिस तुसु है यह त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है और गुरु पद्मा संभव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि बसंत का त्यौहार ये देखिए कहा जा रहा है कि अब बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो बसंत के त्यौहार की बात हो रही है, तो ये हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको कि असम। कहाँ से है? असम। तो अली आई लिगांग जो है असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो मिसिंग वहाँ पे, उनका जो पारंपरिक त्यौहार है अली आई लिगांग। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज, यहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम याद रखिएगा 3 त्रिस्तरीय तक होता है। ठीक है, तो पंचायती राज संरचना में त्रिस्तरीय यानी कि 3 जो है स्तर होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि लेसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है नागालैंड। किसका है? नागालैंड का है। नागालैंड का ये है पूरा। ठीक है, कौन सा है? लेसलपतु। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मीदम मिफी की बात कर लें तो ये कब मनाया जाता है और ये किसका त्यौहार है? तो भाई साहब ये असम का त्यौहार है और ये 31 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। फिक्स कर लीजिए 31 जनवरी को क्या किया जाता है? तो जो उनके पूर्वज मरे हैं उनको याद करके यह त्यौहार मनाया जाता है और उनके याद में जो मरे हुए पूर्वज हैं उनकी याद में एक पूजा रखा जाता है और उसी में जो ये त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन के लेखक कौन है भाई साहब? तो ये याद कर लीजिए। और मशहूर भारत के जो है नंबर 1 जो है पत्रकार आप कह सकते हैं तो रवीश कुमार। कौन है? रवीश कुमार। इनका ही ये लिखा हुआ है द फ्री वॉयस। ठीक है, ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। ठीक है, तो जहाँ डेमोक्रेसी वाली बात होगी तो वहाँ पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग तो होंगे नहीं, बरखा दत्त भी नहीं होंगे, राहुल कंवर भी नहीं होंगे। तो रवीश कुमार क्योंकि डेमोक्रेसी की बात यही करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा फाइनल होता है क्वेश्चन। और वीडियो आपको कैसा लगा हुआ प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपको जो भी परेशानियाँ हो, जो भी वीडियो में दिक्कत आ रही है उस बात को लिख सकते हैं, जो समझ में नहीं आया उस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर जो आपको कोई परेशानी हो तो। ओके।